स्टार्ट कर रही हूँ और सर को बता देती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। जितने भी यहाँ साइंस वाले बच्चे बैठे हैं अपने दोस्तों को मैसेज कन्वे कर दीजिए कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास भी यही चल रही है। जो कॉमन कंटेंट है हम साथ लेकर चल रहे हैं और अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनकी एब्सेंटी चल रही है। फिर देखते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि जब हम बीइंग अ करिकुलम कंस्ट्रक्टर, जब हम करिकुलम बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है कि करिकुलम बनाने से पहले ऐसा करिए, एक डायग्राम बनाइए। आप एक डायग्राम बनाइए अपने कॉपी में, सेंटर में लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। लिख लिया? जी मैम। पहला पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। हिंदी में लिखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। जी मैम। पॉइंट 2 में आइए। पॉइंट 2 में आ जाइए। प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन और प्रिपरेटरी वैल्यू लिख लिया सबने? यस मैम। हिंदी में लिखिए, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति या तैयारी के सिद्धांत। कर लिया? यस मैम। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हिंदी में उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिया आप प्रेजेंट हो ना इधर? जी मैम। ओके, आप एक लिस्ट बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो कि मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत कर लिया? यस मैम।
Yes, ma'am. पॉइंट नंबर 5, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत कर लिया? Yes, ma'am. पॉइंट नंबर 7, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ comprehensiveness and harmony. Principle of comprehensiveness and harmony. लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाइए। द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, परंपराओं के ज्ञान का सिद्धांत कर लीजिए। एंड पॉइंट नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। अब एक अलग सा डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम के बाद एक अलग डायग्राम बनाओ। दूसरे पेज पे लिखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। सेवन पॉइंट्स हैं इसमें भी, इस डायग्राम में भी। पहला लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 2, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वहां भी लिखा था। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल रिलेटेड टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल रिलेटेड टू कम्युनिटी, समुदाय से संबंधित सिद्धांत। पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल रिलेटेड टू यूज ऑफ लेजर टाइम, अवकाश के समय का सदुपयोग से संबंधित सिद्धांत। अवकाश के समय का सदुपयोग से संबंधित सिद्धांत। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। करिकुलम शुड बी रिलेटेड विथ लाइफ, पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए।
नेक्स्ट, it should be based on diversified activities. It should be based on diversified activities. विभिन्न क्रियाओं पर आधारित हों, विभिन्न क्रियाओं पर आधारित हों। कर लिया? जी मैम। लास्ट पॉइंट लिखिए, it should be according to the need of society. It should be according to the need of society. समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना, कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो हमने पहला पॉइंट सबसे पहले जो लिखा है पहले डायग्राम में, कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। करिकुलम ऐसा होना चाहिए, है ना, मतलब सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विज्ञान एक बहुत ही उपयोगी विषय है, ठीक है। तो विज्ञान चूंकि बहुत उपयोगी विषय है, तो इसका जो हम निर्माण करें तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये इसको पढ़ने के बाद जो छात्रों में विकास हो, है ना, जो प्रोडक्ट हो, जो आउटपुट हो, जो बिहेवियरल चेंज आए, वो ये हो कि जो हमारा सोशल और कल्चरल वैल्यू है उसको नॉट ओनली कि प्रिजर्व करे, उसको वो प्रमोट भी करे, है ना। तो करिकुलम ऐसा हो जिससे कि हमारे जो समाज की आवश्यकताएं हैं या जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं वो फुलफिल हो। और जैसे मान लीजिए कि हमारी मापन पद्धति है, वो हम उसको आगे बढ़ाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम करिकुलम में ऐसी चीजों को इंक्लूड करें जिससे कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं या हमारे जो मतलब सोशल और कल्चरल, है ना, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन सभी का जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रांसफर कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें और उसको हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है। जिससे कि मतलब उस करिकुलम को पढ़ने के बाद वो बच्चा जो है वो एक गुड सिटीजन बने, है ना। गुड सिटीजन क्योंकि सोसाइटी का एक पैरामीटर है ना, एक सोशल बिहेवियर फिक्स है कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार सोसाइटी को मान्य नहीं है। ये सारी चीजें मतलब वैल्यूज की बात की जा रही है कि करिकुलम को पढ़ने के बाद छात्रों में जो वैल्यूज डेवलप हो वो अकॉर्डिंग टू कल्चर और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन। अब यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब सीधा सा है कि हम ऐसे करिकुलम का निर्माण करें जिसमें कि हम छोटी कक्षाओं में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो कि जो हायर एजुकेशन का बेस तैयार हो जाए, है ना। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग या टीचिंग की बात करें तो हम क्या कहते हैं, सरल से जटिल की ओर बात करते हैं। तो यस मैम। अभी जो हम बच्चे को जैसे क्लास 1 में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्लास 1 जो है उस बच्चे का बेस हो जाए किस क्लास के लिए, क्लास 2 के लिए। ऐसे ही ग्रेजुअली क्लास 2 में जो हम पढ़ाते हैं वो बेस बन जाता है क्लास 3 के लिए, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जो है क्लास 10 तक पढ़ लेता है। और जो हमारे जितने भी शिक्षा आयोग आए उन्होंने 10 तक साइंस को कंपलसरी क्यों किया, कोई बताएगा? हमने पढ़ा भारत में विज्ञान शिक्षा का विकास की हमने पीछे बात की थी, तो क्यों कंपलसरी किया गया, कोई बच्चा बताओ। मैम क्योंकि साइंस जो है वो 10 तक वो डे टू डे लाइफ में हमारी यूज होती है, तो इसलिए। क्योंकि उसका यूटिलिटेरियन वैल्यू है, हम उसको सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हमें आगे की भी पढ़ाई करनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ हमारे साइंस में, मतलब साइंस एज ए डिसिप्लिन तो हम 11-12 से आगे डेवलप करते हैं, यहाँ एक्चुअली उसकी एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए
विद्यालय का कि वो छात्रों को एक आधार मुहैया कराए आगे हायर एजुकेशन के लिए। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटेरियन वैल्यू हमने पढ़ा था जब हम मूल्यों के बारे में पढ़ रहे थे, तो साइंस के यूटिलिटेरियन वैल्यू को पढ़ा था हमने। किसको किसको याद है? वेट करती रह गई तो 40 मिनट तो ऐसे ही निकल जाना है। यूटिलिटेरियन वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था? मतलब ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए, है ना, कि विज्ञान को पढ़ने के बाद, क्योंकि उस क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, तो विज्ञान को पढ़ने के बाद वो विज्ञान का इस्तेमाल लाइफ में भी कर सके। समझ में आ रही है बात? कि सिर्फ हमें बुकिश नॉलेज नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है? तो आपने देखा होगा जो साइंस में जो क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारे जो थे गिव रीजंस वाले क्वेश्चन आते थे। याद करो तो गिव रीजंस में कौन कौन से क्वेश्चन होते थे? पूजा बिस्ट। मैम रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? हाँ, और मैम अरे क्यों अंगीठी क्यों कमरे में रख टिमटिमाते के हैं? क्यों नहीं सोनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो अब ये सारे एग्जाम्पल, अब देखो ना, उत्तराखंड में सर्दियों में आप सुनते होगे कि धुएं से एक परिवार में इतने लोगों की मौत हो गई। हाँ, तो क्या ये न्यूज क्या इंडिकेट करता है बेटा? प्रीति गरिया, माइक ऑन करके बोलो बेटा। मैम हाँ, ये जो मतलब न्यूज, हाँ बताओ बेटा। मैम ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के बारे में, मतलब कि जनरल नॉलेज बच्चों को वो इस चीज को डिनोट करता है। गरिमा यस मैम। बताओ। मैम ये डिनोट करता है कि मैम उन्हें जनरल जो साइंस है मैम उसकी नॉलेज नहीं थी। मैम अगर उन्हें नॉलेज होती तो मैम वो रात को अंगीठी या मैम जो भी रख के सोए थे जिससे धुआं हुआ, मैम उसको बाहर रख के सोते। ठीक है, प्लस साथ में उनको ये भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एयर जो है एक कॉम्पैक्ट कमरे में क्लोज, उसमें बंद होता चला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं, और जो आउटलेट है कमरे में, आउटलेट पहाड़ों में ना वेंटिलेशन की कमी होती है घरों में, है ना। आपने नोटिस किया है कि प्लेन्स में जो घर बनते हैं तो विंडो विंडो के ऊपर कहीं ना कहीं एक वेंटिलेटर होता है। प्लेन्स के घरों में अक्सर आप पाएंगे, लेकिन पहाड़ में जो घर बनाए जाते हैं उसमें वेंटिलेटर मैंने नहीं देखा। आप इसी कमरे को देख लीजिए, कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है सिवाय दरवाजे और खिड़कियों के। और जितनी ठंडी यहाँ पे होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, खिड़की दरवाजे तो खोल के सोएंगे नहीं, ऑब्वियसली बंद करके सोएंगे, और वेंटिलेशन है नहीं। तो नतीजा क्या होता है कि जो अंगीठी हमने जलाया था उससे जो धुआं है ना, वो क्या होता है हमारे लिए पॉइजन क्रिएट करता है, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन, मतलब हम सोए 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 क्या हो जाते हैं, कतई सो ही जाते हैं। ठीक, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन हमें वहीं स्कूल स्टेज में ही बता दिया गया था कि क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल है वहां डेली लाइफ में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमने किताबों में पढ़ा है, बचपन में स्कूल में पढ़ा है, जिसका हम इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक, हमने पढ़ा कि गर्म पानी की अपेक्षा गर्म पानी के भाप से हाथ ज्यादा जल जाता है, क्यों? प्रश्न बना था, याद है? यस मैम। हाँ, क्यों हो जाता है? मैम उसमें लेटेंट हीट होती है मैम, जो गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए। हाँ, तो अभी क्या होगा कि मम्मी पूरी तल के लाके प्लेट में देंगी और बच्चा उसमें ऐसे उंगली करेगा, तो मम्मी कहेगी नहीं 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 नहीं, नहीं हाथ जल जाए। क्यों जल जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कौन से हीट के बारे में? लेटेंट हीट। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो बात बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे। बात सिर्फ हो रही थी यूटिलिटेरियन वैल्यू के, कि हम जो साइंस में बेसिक साइंस जो हम पढ़ते हैं, तो सिर्फ उसको किताबी ज्ञान देना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में करें, यही विज्ञान का यूटिलिटेरियन वैल्यू है। तो अब बीइंग ए करिकुलम कंस्ट्रक्टर हम क्या चाहते हैं कि करिकुलम ऐसा हो, बिल्कुल जो उदाहरण हमने दिए, कि करिकुलम ऐसा हो कि हम उनमें जिन चीजों को पढ़ा रहे हैं उन चीजों का इस्तेमाल वो अपने भावी भविष्य में उसका वो उस नॉलेज का इस्तेमाल, उस ज्ञान को यूटिलाइज कर सके, यूटिलिटेरियन वैल्यू, है ना। आपने अभी लेसन प्लान में इसका उपयोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकेंगे। क्लियर है?
बेटा ऐसे तमाम उदाहरण हैं दैनिक जीवन में, इसका उपयोग कर सकेंगे। देखो ना, नेचर ने हमें प्लांट, वाइल्ड, ये सब एज ए रिसोर्स हमें प्रोवाइड कराया है ना। हमने ये सीखा है, डे टू डे नॉलेज में हमने सीखा है कि कौन सा फ्रूट्स हम खा सकते हैं, एडिबल है, कौन सा पॉइजनस है, हमने ये सीखा है। कौन से प्लांट के रेजिन से हम किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पाइन ट्री होता है ना, पाइन ट्री से रेजिन निकलता है, रेजिन कलेक्ट होता है, देखते हैं ना हर दिन खटखट खटखट जंगलों में आवाज हो रही होती है, जाके देखेंगे तो क्या है, वहां एक कोन लगा हुआ है, ऐसे 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 पेड़ को काटा है और वहां पे एक कोन लगा है, उसमें से लीसा कलेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता ही है लीसा का क्या क्या इस्तेमाल होता है और किस तरीके से फर्नीचर और वुड पॉलिशिंग वगैरह सारी चीजों में उसका इस्तेमाल होता है, इवन उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल। तो बात सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ एक लीसा के प्रोडक्शन की ही हम बात कर लें तो पूरा साइंस हाँ यहाँ पे लगा है। कैसे लगा है कि सबसे पहले साइंस ने हमें ये बताया कि ये पर्टिकुलर प्लांट है, देखो ना प्लांट से सेल्यूलोज जो निकल रहा है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं ये बताया है, मतलब उसको हम किस तरीके से डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं उसके, आपके जो ये है क्या नाम है बिच्छू घास, उससे कपड़े बनने लग गए हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से लीसा जो है, लीसा निकल रहा है, तो लीसा का उपयोग हमने कैसे सीखा, हमें साइंस ने बताया, उपयोग हमने कर लिया। और लीसा को जो प्रोसेस्ड कर रहे हैं, तो पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम, ये सारी चीज साइंस ने ही हमें दिया है। तो एक्चुअली साइंस का ये सब यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है कि हम पढ़ते नहीं है सिर्फ उसको किताबी ज्ञान के लिए, हम पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उनमें वैसी चीजों का समावेश हो जिसको कि हम पढ़ने के बाद उसको क्या करें, दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। और जब हम दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे जो पॉइंट है हम उस पर भी जाएंगे कि कैसे हम उससे अपना वोकेशनल एस्पेक्ट डेवलप कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो विज्ञान की उपयोगिता से क्या क्या मतलब है उसको एक बार देख लीजिए कि विज्ञान के इतिहास तथा वैज्ञानिक के जीवन से परिचित करा सकें, उसके बाद व्यवहारिक और दैनिक जीवन में अभी कहा कि उपयोग कर सकें, है ना। विज्ञान अनुशासन संबंधी या जो एस्थेटिक वैल्यू की बात की गई थी, या मनोरंजन संबंधी मूल्यों को भी समझ सकें। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसको हम इस पॉइंट के अंदर शामिल कर सकते हैं। मामला सिर्फ इतना आपको लिखना है कि उसका उपयोग हम कैसे करें, ये हमें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी में। ऐसा होना चाहिए कि छात्रों में क्रिएटिविटी का को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। तो अब ये सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाई क्रिएटिविटी, जरूरत क्या है छात्रों को क्रिएटिव बनाने के लिए, कौन आंसर करेगा, बताओ। छात्रों को क्रिएटिव बनाना ही क्यों चाहिए, बिना बनाए भी तो काम चल सकता है। मैम उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। ओके, और मैम उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये दो बच्चे क्लास में मौजूद हैं भाई। मैम व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए। व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए। चलो देखते हैं और कौन कौन बैठा है क्लास में। मैम उन्हें कुछ नई चीजें सिखाने के लिए। कुछ नई चीजें सिखाने के लिए। ओके, गौरव। यस मैम। बताओ तो प्रश्न क्या पूछा था मैंने। मैम क्रिएटिव क्यों बनाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तुमने प्रश्न बताया और आंसर जो है अनिल देगा। अनिल। यस मैम। पहले तो दिखाई दो बेटा, अभी तो सिर्फ सुनाई दे रहे हो। कैमरा तो ऑन कर लिया, हाँ ठीक है। अनिल, क्वेश्चन सुन लिया बेटा। यस मैम। कोई आंसर है आप पे। यस मैम, क्रिएटिविटी से मैम ये हो सकता है कि जो हम अगर करके सीखेंगे तो उससे हमारा ही बेहतर होगा, पर्सनालिटी, लाइफ। ठीक है, चलिए, अच्छा है, सही है। अच्छा प्रयास था अनिल। कौन बताएगा, निकिता बताएगी। अब सीधे आंसर पर आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी क्यों डालना चाहिए करिकुलम में। निकिता वर्मा। मैम बच्चों के मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
ओके, और कोई और अच्छे से एक्सप्लेन करो। स्वाति कब्दल। मैम अगर हम बच्चों को अगर क्रिएटिव उनका माइंड होगा तो वो चीज उन्हें दूसरे से थोड़ा यूनिक बनाएगी। ठीक है, शिवांशी। मैम जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो हर एक सिचुएशन में मतलब सॉल्यूशंस अलग अलग ढंग से निकाल सकता है किसी प्रॉब्लम का जल्दी, और मतलब फ्लेक्सिबल होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्चुअली क्रिएटिविटी जब हमने पढ़ा था तो क्रिएटिविटी के जो मेन कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से आ रहे थे या मेन फीचर्स कौन कौन से आ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि क्रिएटिविटी जो है छात्रों में किस प्रकार की थिंकिंग डेवलप करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करती है। और तब हमने बात करी थी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन को एक पॉइंट से सोच के अलग अलग डायरेक्शन में सोचा, यानी कि एक समस्या का हम समाधान के लिए बहुत सारे डायरेक्शन में सोच रहे थे। दूसरी बात हमने कही थी कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, है ना, बहुत सारे हमने वहां पे पॉइंट डिस्कस किए थे। तो एक्चुअली अगर हम क्रिएटिविटी जैसी चीज की बात करते हैं तो क्रिएटिव होने का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है उसमें ओरिजिनलिटी आ जाए। ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि जितना हमने पढ़ाया है तो एज इट इज आप तोते के जैसा रट के और एग्जाम देना नहीं, आप ग्रैस्प करेंगे। ठीक है, आपका रिसीवर है, आपका रिसीवर अपने तरीके का, जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सब का रिसीवर अपने अपने तरीके से अनोखा है। ठीक है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार जिसकी मशीनरी जितनी तगड़ी है रिसीव कर लिया, है ना, रडार जितना स्ट्रांग है रिसीव कर लिया। ठीक, अब जब बारी आएगी प्रोड्यूस करने की तो आपका जो क्रिएटिविटी है ना वहां रोल प्ले करेगा कि आप उसको अलग अलग डाइवर्जेंट तरीके से प्लेस करेंगे, है ना। तो अगर हम बच्चे को क्रिएटिव बनाएं तो खुद ब खुद क्या होगा कि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी इनहांस होती जाएगी। तो करिकुलम बनाने में यह बात हमें एकदम ध्यान रखना है कि बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास हो, हम करिकुलम में ऐसी चीजों को शामिल करें। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं वो क्रिएटिविटी को इनहांस करने के लिए ही की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सारे पॉइंट बहुत इजी हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात करें तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब कंटेंट सेंट्रिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ये हो कि वो बच्चों के नीड्स को समझ सके, बच्चों के इंटरेस्ट को समझ सके, उनके मानसिक योग्यता के अनुसार किस क्लास में कितना बर्डन दिया जाना चाहिए, जो हमारे लॉज ऑफ लर्निंग है ना, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएं। फिर हम ऐसा रखें कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस, याद करो थॉर्नडाइक के नियम से, कि हम अगर रिसीव करने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं तो हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना। कौन कौन सी परिस्थितियां थॉर्नडाइक ने बताई थी जिसमें एनोयंस होता है और कौन कौन सी परिस्थितियां थॉर्नडाइक ने बताई थी जिसमें हम रेडी टू रिसीव होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर के, चाहे वो रीजनिंग से संबंधित हो, रिफ्लेक्शन से संबंधित हो, मनोविज्ञान ने हमें एक बैकग्राउंड दिया है जिसको कंसीडर करके हम करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि छात्रों की आवश्यकताओं को हम फुलफिल कर सकें। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बन गया जी करिकुलम, अब तो देखो जी बदलाव नहीं होगा। आपने खुद ही देखा है कि शिक्षा नीति कितनी आई और बदलती रहती है समय के अनुसार। क्यों बदलता है? क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे रन कर रहा होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली अगर हम बात करें तो है क्या कि समय के अनुसार, समय के आवश्यकता के अनुसार, आप देखो हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, हमने वैल्यू एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। लेकिन आप जब अभी प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए बच्चे हैं, उन्होंने एक सब्जेक्ट का लोड उठाया है वैल्यू एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि समाज ने महसूस किया कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, उनको सिखाना पड़ता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि वैल्यू एजुकेशन के क्लास में स्कूल में LKG, UKG और नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट स्टोरीज तो बाद में पढ़ाते हैं, पता है, पहले 5 थॉट्स लर्न कराते हैं। वो थॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगते थे। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स याद करके मैं अपने बच्चे को भी याद कराती थी। बताओ कि जरूरत पड़ गई उन्हें बताने की, कि लर्न कराने की, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई
तो करिकुलम में उन चीजों को शामिल किया गया, फिर कहानियों के माध्यम से उनको वैल्यूज बताए गए, है ना। उसके बाद चलो ये तो एक बात हो गई, कमेंट नहीं करते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर हमारी आवश्यकता बन गई, तो फिर कंप्यूटर एक डिसिप्लिन के रूप में, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने स्कूल सब्जेक्ट बनाया गया। तो प्रिंसिपल ये है कि करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, होना चाहिए समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हम उनमें चीजों को बढ़ा और घटा सकें। जिस विषय के, जिस कंटेंट की जरूरत नहीं है, लगता है कि उसका कोई उपयोग नहीं होना, हटा दिया उसको वहां से। क्लियर है? तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है। एक्टिविटी का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हम लर्निंग बाय डूइंग ऐसा करें कि बच्चा वहां खुद भी सीखे। सिर्फ लेक्चर थ्योरी से मजा नहीं आता है, बच्चे में पैसिव लिसनिंग हो जाती है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो एक्टिव लर्नर बन सके, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि करिकुलम में मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके चलें कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हो, कि वो खुद करके सीखें, वो पक्का रहेगा उनका नॉलेज। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का एक ये भी है। व्यापकता और संतुलन के सिद्धांत में क्या है कि करिकुलम को कभी भी ना नैरो नहीं होना चाहिए, हमेशा इंटरनेशनल वैल्यूज को फुलफिल करता हुआ करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि हमें सोसाइटी के जो हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करना होता है, तो हमें उस वैल्यूज को मेंटेन करना पड़ता है। तो बैलेंस भी बहुत जरूरी है कि वो बहुत ब्रॉड हो, नैरो नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम कंजर्वेशन की बात करें, जो हमने पहले पॉइंट में भी किया है कि ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी परंपराओं को भी शामिल करे, संरक्षित करे और उनको बढ़ावा दे, है ना। हमारी कोई भी परंपरा, कोई भी चीज खत्म नहीं हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बॉटनी की बात करें तो हम कितने मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी एज ए सब्जेक्ट वहां डाला गया कि हम समझ सके कि हम अपने इस रिसोर्स को, प्लांट रिसोर्स को किस तरीके से इससे हम इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमें उन चीजों को कंजर्व करना है और प्रमोट करना है। कोरिलेशन का मतलब यह है कि हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ संबंध हो, ना सिर्फ कंटेंट का ही नहीं, कंटेंट के लेवल का भी, मतलब डिफिकल्टी लेवल का भी। पूजा बेस्ट को जमाई आ रही है और मुंह बंद कर करके जमाई ले रही है। तो चलिए, क्लास का टाइम भी ओवर होता चला जा रहा है। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है वो ये कहता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे, याद करो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा था हमने, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। वर्टिकल ट्रांसफर, हॉरिजेंटल ट्रांसफर, याद है? भूल गए फर्स्ट सेमेस्टर का? मैम याद है ना। तो एक ही क्लास में जो हमने पढ़ा था एक सब्जेक्ट में, तो वो दूसरे सब्जेक्ट को भी हेल्प कर रहा था। उसी तरीके से हमने एक क्लास में पढ़ा था तो कंटेंट हायर लेवल पे भी हेल्प कर रहा था। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे कि एक मतलब जो हमारे लिए आधार बने, और फर्दर जो है दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे फील्ड से, दूसरे डिसिप्लिन से भी हमें हेल्प मिले। करिकुलम का कोरिलेशन ऐसा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करे और हेल्प करे, है ना। मतलब टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सब एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित हों और एक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ के एक दूसरे की सहायता करें, और इससे हम क्या करेंगे, एक अच्छा नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज जो क्वेश्चन पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, तो इसको आप रिटन फॉर्म में ले आइएगा, और ये वाला पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब करिकुलम कंस्ट्रक्शन में कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि करिकुलम के पढ़ने के बाद मानसिक परिपक्वता आ जानी चाहिए, समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, है ना। छात्रों का दैनिक जीवन से उसका संबंध होना चाहिए, मतलब शिक्षण की जो प्रभावी विधियां हैं उनका सही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, नोट्स भेजूंगी तो आप एक बार देख लेना कि कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाना चाहिए बेसिकली करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते समय। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर जो है बस एक रह गया है, टाइप ऑफ करिकुलम। ठीक है, बेसिस तो हमने पढ़ लिए हैं, टाइप ऑफ करिकुलम कल हम पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद डिफेक्ट्स क्या है हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम में, ये दो टॉपिक कल डिस्कस करते हैं। तो ये वाला यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है? नो मैम। चलो ठीक है, तो इसको एक बार घर पे जाके पढ़िएगा, एक बार रीडिंग जरूर करिए क्लास के बाद इसे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में।